हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानेशन क्लासेस। आज हम क्लास 10th की फुल इकोनॉमिक्स की जो है सीरीज कंप्लीट करने जा रहे हैं और मैं आपको ओनली वही टॉपिक कराऊंगा जो सीबीएसई ने रिकमेंड करा है, सीबीएसई ने जो अपने साइट पे डाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं जो उन्होंने अपने टॉपिक्स बताए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और मस्ट टू डू टॉपिक्स हैं। आप बस यही कर लीजिए, इसके अलावा और कुछ करने की आपको नीड नहीं है अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो देखो, सबसे पहले जो चैप्टर है डेवलपमेंट, इसके टॉपिक्स जो है 1 2 3 4 5 टॉपिक्स इन्होंने डेवलपमेंट चैप्टर के दिए हैं। चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके जो टॉपिक्स ये हैं। देन आगे चलते हैं हम हमारे मनी एंड क्रेडिट के टॉपिक्स एंड ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक। ओनली यही टॉपिक जो है सीबीएसई ने रिकमेंड करे हैं कि आप यही टॉपिक बहुत अच्छे से कर लो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो हम बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर हमारा डेवलपमेंट। सबसे पहले टॉपिक है हमारा द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सो द डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड बिकमिंग बेटर। बहुत बेसिक सी बात है। एक पर्सन या एक इंडिविजुअल या जो आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ पर्सन जो हमेशा ग्रो करना चाहता है, एक ऐसा प्रोसेस जो हमेशा ग्रो करना चाहता है और हमेशा अच्छा बनना चाहता है। अब हर एक पर्सन की कंडीशन अलग अलग है, हर एक पर्सन की जो है नीड्स अलग अलग है, एम्स अलग अलग है। जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा था तो आपको इस बारे में पता होगा। यहाँ पे आपको बता रखा है आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट डिफर एट एन इंडिविजुअल एंड नेशनल लेवल। देखो, हर एक पर्सन के अलग अलग है। ओके, एक गरीब इंसान उसकी डेवलपमेंट अलग होगी, एक अमीर इंसान उसकी डेवलपमेंट अलग होगी। दोनों के गोल्स अलग अलग होंगे, दोनों की एम्स अलग अलग है। सो यहां पे आपको बता रखा है एग्जांपल के तौर पे अ लैंडलेस रूरल लेबर may desire more days of work and better wages at the individual level, but at the national level he may want a good education and health facilities in the local area। मतलब ध्यान से समझना, एक फार्मर जिसके पास जमीन नहीं है खुद की, वो ये चाहता है उसको कि रोज उसको काम मिले ताकि वो अपने फैमिली को खिला सके। मतलब उसकी फैमिली भूखी ना सोए, ना उसके बच्चे भूखे मरे। और अगर वो, ये लोकल लेवल की बात है, अगर आप इसको नेशनल लेवल पे बताओ तो ये चाहता है कि एक अच्छी एजुकेशन मिले उसके बच्चों को और दूसरा की जो हेल्थ फैसिलिटी है, ठीक है, वो प्रोवाइड कराई जा सके। कहां से? गवर्नमेंट लेवल पे। तो इस पर्सन की ये जो है एक रिक्वायरमेंट है, एक बेसिक लेवल पे कि हाँ इस बंदे को ये चाहिए। अब डेवलपमेंट क्या क्या प्रॉमिस करती है अलग अलग लोगों को और उनके अलग अलग गोल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये तो पता ही है कि जो अलग अलग लोग होते हैं सबके डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक अमीर और एक गरीब की बात करता हूं तो हर एक पर्सन के अपने अपने अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स है। हर किसी के अलग अलग चाहते हैं। गरीब चाहता है कि उसको 2 टाइम का खाना तो मिले ही मिले, जहां पे उसको 1 टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। उसके पास एक छत हो, घर हो रहने के लिए, उसके बाद कपड़े हो। और अमीर इंसान चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो अच्छे से अच्छी एजुकेशन ले सके, अच्छे से अच्छे देश में जाके एजुकेशन ले सके, वो अच्छी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज है उनके बच्चों के पास, और बहुत सी जो उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होगी। So for example, the developmental goals of a boy from a rich urban family would be to get admission to a reputed college, whereas the developmental goal of a girl from a rich urban family would be to get as much freedom as her brother। बहुत देखो बेसिक से बात बता रही है। एक अमीर फैमिली है जहां पे उनका एक लड़का है, उसका डेवलपमेंटल गोल ये है कि वो एक बहुत ही अच्छे रेपुटेड कॉलेज में उसका जो एडमिशन हो जाए, ठीक है, जहां पे उसकी डेवलपमेंट हो सके। और वहीं उसी की जो बहन है वो ये चाहती है कि जितनी फ्रीडम उसके भाई को मिली है उतनी फ्रीडम उसको ही मिल जाए, उसके लिए वही बहुत है। ठीक है, तो व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अनदर। तो बहुत बेसिक सी बात है कि किसी के लिए जो डेवलपमेंट होती है वो दूसरे के लिए जरूरी नहीं कि वो भी डेवलपमेंट हो, उसके लिए कुछ और होगी। या एक पर्सन है जिसको जो चीज मिल रही है वो दूसरे के लिए बहुत अच्छी चीज हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक जो पर्सन है जिसके पास साइकिल है, उसकी हमेशा से चाहत होगी कि मेरे पास है ना स्कूटी या बाइक हो। तो ये डेवलपमेंट गोल है। जिसके पास स्कूटी या बाइक है शायद उसको उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जिस पर्सन के पास वो नहीं है वो चाहता है कि मेरे पास वो चीज आ जाए। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी एन इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बिजली कमाऊं, मतलब ऑब्वियसली बात है उसका प्रॉफिट कमाना है, तो ज्यादा से ज्यादा डैम्स चाहेगा कि मेरे को डैम्स मिल जाए, मैं डैम्स बना दूं। बट दिस मे बी द सबमर्ज द लैंड एंड द डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल एंड सच एज द ट्राइब्स। लेकिन इससे नुकसान किसको होगा? जहां पे डैम्स बनेंगे वहां पे रहने वाले लोगों को, वहां पे रहने वाले जितने भी फ्लोरा एंड फौना एनिमल और जो जितने भी प्लांट स्पीशीज है उनको प्रॉब्लम होगी। तो एक पर्सन के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये तो डेवलपमेंट थी, लेकिन वहां पे रहने वाले लोगों के लिए ये डेवलपमेंट नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अब आपको बता रखा है इनकम एंड द अदर गोल्स। सो पर्सन हैज 2 टाइप्स ऑफ द डेवलपमेंट गोल्स। सबसे पहला होता है मैटेरियल थिंग और दूसरा होता है नॉन मैटेरियल थिंग। देखो मैटेरियल थिंग में क्या आता है, जैसे हम बात करते हैं मनी, कार, हाउस, ये इसकी मैटेरियल थिंग्स है। और नॉन मैटेरियल थिंग्स में हम देखते हैं कि उसको फ्रीडम चाहिए, उसको दोस्त चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। ये नॉन मैटेरियल थिंग है जो मैटेरियल नहीं है, जिसको आप फील नहीं कर सकते। बेसिकली बात मैं आपको ये कह सकता हूं। आफ्टर दैट बोथ मैटेरियल एंड नॉन मैटेरियल थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और वी कैन से दैट फॉर द डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। मतलब देखो दोनों अपने हिसाब में सही है, अपने अपने लेवल पे ठीक है,
और हर एक पर्सन का एक ये भी देखा जाता है कि उसको दोनों ही चीज चाहिए। मतलब अगर एक पर्सन है जिसको हाउस चाहिए तो वो चाहते हैं कि मेरे को फ्रीडम भी मिले, जैसे मैंने आपको पीछे एक सिस्टर वाला केस बताया कि वहां पे हाउस है लेकिन वो चाहते हैं मुझे फ्रीडम भी मिले, ठीक है, इक्वालिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले। तो ये हर एक चीज होती है जिसको मिक्स ऑफ गोल्स कहा जाता है हमारे यहाँ पे। नाउ द की फीचर्स ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट। अब अगर हमारी नेशनल डेवलपमेंट चाहिए हमें, ठीक है, देश का विकास चाहिए, तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है या क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूव सोशल वेलफेयर, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इक्वालिटी एजुकेशन, accessible healthcare, environmental sustainability, poverty reduction, and focus on the enhancing overall quality of the life of a citizen within a country, okay, और within a nation। ये सारी की सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे यहाँ पे एक नेशन की डेवलपमेंट करती है या उसकी इकोनॉमी बढ़ाती है। और वही बेसिक पॉइंट है जो हर बार हम हमेशा पढ़ते आते हैं। हेल्थ केयर होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो भी होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले आपको वही बता रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी गुड्स एंड सर्विसेज की तो ऑब्वियसली बात है वहां पे जीडीपी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करेंगे, इकोनॉमी आपकी बूस्ट करेगी। सोशल वेलफेयर, समाज का भला करना, फोकस ऑन द इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड थ्रू द फैक्टर्स लाइक द लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द एक्सेस टू द बेसिक नीड्स। देखो दो चीजें तो मस्ट है कि अगर आपको आपके समाज की भलाई करनी है ना तो दो चीजों पे ध्यान दो, एक होती है एजुकेशन, दूसरी होती है हेल्थ केयर। अगर आपने ये दो चीजें अपनी सोसाइटी, अपने जो यहाँ पे सिटीजन है, गवर्नमेंट ने अपने लोगों को दी और बहुत अच्छे से दी, तो वहां की डेवलपमेंट होना जो है गारंटेड है कि वहां डेवलपमेंट होगी। और साथ ही साथ अब उनकी जो बेसिक नीड है वो प्रोवाइड करते रहो उन लोगों को। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक द बिल्डिंग्स हो गए, मेंटेनिंग एसेंशियल फैसिलिटीज लाइक द रोड्स, ब्रिजेस, पावर प्लांट्स एंड द कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ये आज के टाइम पे आपको पता है आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कम्युनिकेशन जो है वो मस्ट है, और कम्युनिकेशन में हम देखते हैं रोड्स एंड फैसिलिटी जो है वो सही होनी चाहिए, ब्रिजेस सही होनी चाहिए, और प्लस जो आपके आईटी सेक्टर जिसमें हम कहते हैं टेक्नोलॉजी जो अपना एक रोल प्ले करती है वो भी यहाँ पे जो है यूज हो सकती है। एजुकेशन में आपको बता चुका हूँ, हेल्थ केयर भी बता चुका हूँ। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब देखो आप डेवलपमेंट के चक्कर में ऐसा मत करो कि इन्वायरमेंट को पूरी तरह से खराब कर दो। इन्वायरमेंट को सही तरीके से लेके चलो, आप अपनी डेवलपमेंट इस तरीके से करो कि इन्वायरमेंट पे भी उसका इंपैक्ट ना आए और आपकी डेवलपमेंट भी सही तरीके से हो जाए। तो बैलेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, देखो आप अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करते जाओ और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते जाओ, जिससे क्या होगा कि आपकी फ्यूचर जनरेशन भी उस रिसोर्स को यूज कर सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि आज के टाइम पे जो आपका रिसोर्स है, आने वाले टाइम पे आपकी जो जनरेशन है वो कभी उनको देख भी ना पाए या उनको पता ही ना हो कि कुछ था। ओके, नाउ आपको शॉर्ट नोट्स है जो हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं, ये भी सीबीएसई ने अपने साइट पर डाले हुए थे कि सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, IMR is a ratio of the number of the children who perish before the reaching the one year of the age। मतलब पर 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं एक साल के अंदर, वो अगर बच्चे एक साल की उम्र पूरे किया बिना ही मर जाते हैं तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। देन सेकंड वन इज लिटरेसी रेट, इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन एज 5 ईयर एंड अबाउट दैट इज लिटरेट। देखो वैसे तो ये कहा जाता है कि अगर एक जो पर्सन जो 7 या 7 साल से बड़ा है और जो लिखना पढ़ना जानता है वो लिटरेट है, ठीक है, तो लिटरेसी रेट क्या हो गई कि हमारे यहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और 5 ईयर से अबव वो सारी की सारी लिटरेसी रेट में आती है। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ द 14 एंड द 15 हु आर अटेंडिंग स्कूल आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। 14 से 15 साल की एज के ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे जो है स्कूल अटेंड कर रहे हैं, एजुकेशन ले पा रहे हैं, वो हमारी नेट अटेंडेंस रेशियो कहलाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द मीनिंग एंटिसिपेटेड ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल लाइफ एट द टाइम ऑफ द बर्थ। मतलब एक पर्सन जब वो पैदा हो रहा है तो वो टोटल कितनी लाइफ तक आगे रहेगा, मतलब उसकी कितनी लाइफ रहेगी, वो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, क्या वो इतनी लाइफ जिएगा ऑन एन एवरेज। सो इसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक देखते हैं इसका, वो है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। सर्व्स एज एन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर द असेसिंग वेयर एन एडल्ट इज अंडरनरिश्ड और नॉट। मतलब एक पर्सन जिसकी बॉडी उसके एज के अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए, उसका वेट कैसा होना चाहिए, उसकी हाइट कैसी होनी चाहिए, उसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट जो है क्या वो उसको पूरी मिल रही नहीं मिल रही, वो उसका बॉडी मास इंडेक्स है। तो अगर किसी एक पर्सन का, जैसे हम बच्चों के उसमें निकालते हैं कि अगर उसका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से लेस है तो हम उसको कह सकते हैं वो अंडरनरिश्ड है। लेकिन अगर उसका बॉडी मास इंडेक्स 25 या उससे कम है और वी कैन से 18.5 से ज्यादा है तो वी कैन से कि उसका BMI बहुत ठीक है, वो एकदम परफेक्ट है, ओके, नॉर्मल कंडीशन में। नाउ अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जिसमें हम HDI देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं एक पर्सन की जो हेल्थ है, जो उसकी जो लिटरेसी है,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो उसको प्रॉपर तरीके से मिल पा रही नहीं मिल पा रही, वो HDI है। So the Human Development Report published by the United Nations Development Program, जिसको UNDP कहा जाता है, stands out as one of the premier method for the assigning development। तो ये अपने ही तरीके से जो है मतलब एक पर्सन की जो हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से चल रही है वो निकालते हैं। जैसे कि द रिपोर्ट कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द 3 क्राइटेरिया। सबसे पहला वहां पे उसकी इनकम कितनी है, ठीक है, उस नेशन की इनकम कितनी है, देन वहां की लिटरेसी रेट, पढ़ाई लिखाई कैसी है, एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे मैंने भी आपको बातें बताई है। So, despite being affluent, some countries in the Middle East lack adequate education and the health standards, which disqualifies them from being classified as a developed nation। देखो बहुत बेसिक सी बात बोल रखी है। हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज है मिडिल ईस्ट में जो अभी भी जहां पे वहां पे एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रही, हेल्थ जो फैक्टर्स है बहुत अच्छे है ही नहीं, या हम कह सकते हैं हेल्थ फैक्टर्स है ही नहीं, वहां पे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहां पे स्कूल्स नहीं है, वहां पे अगर ये चीज प्रोवाइड नहीं होगी लोगों को तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और सबसे पहले यहाँ पे हमें ये बता रखा है कि वो कभी भी आगे डेवलप नेशन के साथ मतलब वो डेवलप होने की सोच नहीं सकते कि अगर वो डेवलपिंग फेज में भी नहीं है। इसके बाद आपको बता रखा है इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये HDR इंडिया की जो है 130 रैंक है, ओके, एंड वाइल श्रीलंका की जो रैंक है वो 76 है। तो देखो इससे ये बात पता चल रही है कि जो इंडिया है वो बहुत पीछे है इस मामलों में कि अपने जो वहां पे जो बेसिक फैसिलिटी है अपनी जो वहां सिटीजन है उनको देने के लिए गवर्नमेंट जो दे सकती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रही जितना यहाँ पे सही से हो पा रहा है। नाउ सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी का देखो आपको मीनिंग पता है कि आपके पास जो रिसोर्स है या जो भी चीज है वो आप उनको बचा के रखो, तो वो सस्टेनेबिलिटी है वो आपकी। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया कि डेवलपमेंट शुड अकर विदाउट कॉजिंग हार्म टू द एनवायरमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि डेवलपमेंट आप इस तरीके से करो कि आपके जो एनवायरमेंट है उसको हार्म बिल्कुल ना पहुंचे। देन सेकंड वन इज ग्राउंड वाटर जो है वो रिस्क पे है। क्यों? लोग ओवर यूज कर रहे हैं इसका, जो लोग आज के टाइम पे समरसीबल लगा रहे हैं, ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा ओवर यूज करा जा रहा है। और हमारे इंडिया के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां पे जो ग्राउंड वाटर है वो प्रॉपर तरीके से खत्म हो चुका है। नाउ आफ्टर दैट excessive mining of the resources like iron, gold, silver and coal along with the crude oil extraction depletes these valuable stocks। देखो ये तो हमें पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे इन चीजों की नीड है, तो हो क्या रहा है कि लेकिन इनका जो यूज है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा जैसे हमें इनका यूज करना चाहिए। तो अगर अच्छे तरीके से यूज नहीं करा जाएगा, या कह सकते हो कि जो एक यूटिलिटी होती है एक पर्सन को जितनी नीड होती है वो अपनी ग्रीड को पूरा नहीं कर पा रहा, लालच को पूरा नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। एंड फैक्ट्रीज जो क्या करती है स्मोक और हार्मफुल गैसेस रिलीज करती है एनवायरमेंट के अंदर, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर और जो एयर पॉल्यूशन है, ठीक है, ये भी इंपैक्ट क्रिएट करती है जो हमारी लाइफ है किसकी, हमारी जो जिंदगी है वहां पे, और हो सकता है आने वाली जो फ्यूचर है जो फ्यूचर जनरेशन है उनके ऊपर और भी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट हो हमारे से ज्यादा, ठीक है। तो यहां तक ये हमारे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो टॉपिक हमें सीबीएसई ने दिए थे वो सारे के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए यहाँ पे। अब हम सेकंड चैप्टर पे आते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इसका जो फर्स्ट जो है पॉइंट हुआ सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हम टोटल देखते हैं कि हमारे 3 टाइप के सेक्टर्स होते हैं। एक होता है ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी बेस्ड, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, एक होता है ऑनरशिप बेस्ड। अगर आप इकोनॉमिक बेस्ड देखते हो तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में हम इसको डिवाइड करते हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। सेकंड आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पे, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। थर्ड होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, एक होता है प्राइवेट सेक्टर और एक होता है दूसरा पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अब हम इन्हीं सबको आगे जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। बहुत बेसिक सी बात है। ऐसा सेक्टर जहां पे रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जहां पे रॉ मटेरियल बनाया जाता है और फिर उस रॉ मटेरियल का यूज करके सेकेंडरी सेक्टर के अंदर प्रोडक्ट्स जो है बनाए जाते हैं। तो आपका एक ऐसा सेक्टर जहां पे क्या करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे हम यहाँ पे जो है प्राइमरी सेक्टर को मतलब प्राइमरी सेक्टर के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हमारे रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आप इसमें लिख सकते हो। नाउ सेकेंडरी सेक्टर, जैसा भी मैंने आपको बताया, आपके जितने भी रॉ मटेरियल है उनसे आप जो भी प्रोडक्ट्स या गुड्स बनाते हो वो सारे के सारे सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्रीकल्चर में आप ध्यान से देख सकते हो, आपने शुगर केन को ग्रो करा तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर है। अब शुगर केन से आप क्या करोगे, शुगर प्रोड्यूस करोगे, तो शुगर किस में आ जाएगी, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी। अब उस शुगर को या जो आप कह सकते हो शुगर केन को वहां से आपके फैक्ट्रीज तक ले जाने के लिए और फैक्ट्री से फिर जो शुगर जो प्रोड्यूस है आपकी उसको मार्केट तक ले जाने के लिए आपने जो ट्रांसपोर्ट यूज करा वो टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा। तो तीनों सेक्टर एक दूसरे से इंटरलिंक है, कोई भी एक सेक्टर बिना दूसरे सेक्टर के नहीं चल सकता आज के टाइम पे, और ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेबल है। तो सेकेंडरी सेक्टर में आपको जस्ट अभी बता चुका हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल बता रखा है कॉटन फाइबर का, ठीक है, जो प्लांट से ग्रो करा जाता है, फिर उसका यार्न बनाया जाता है, फिर उसके क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। तो सारा का सारा वही है। और देखो शुगर केन का एग्जांपल भी आ गया जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करा, ठीक है। नाउ आगे मूव करते हैं। तो सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इंडस्ट्रीज दैट केम अप, इट इज आल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो याद रखना
कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है वो एक साथ मिलकर काम करती है, ठीक है, वो एक साथ मिलके एक दूसरे के साथ बाय हैंड जिसको आप कह सकते हो जो है काम करती है। ओके, एग्जांपल मैं आपको वैसे बता चुका हूं। सो नाउ टर्शियरी सेक्टर, दे डोंट प्रोड्यूस एनी गुड्स बट दीज एक्टिविटीज प्रोवाइड अ सर्विस। तो वी कैन से कि जो टर्शियरी सेक्टर है आपका एक सर्विस सेक्टर है। आईटी, कम्युनिकेशन, ओके, जितने भी आपके जो बैंकिंग हो गई, ई कॉमर्स हो गया या जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो सारा का सारा आपका जो है टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। ये सेक्टर जो है सर्विस प्रोवाइड करती है रेदर देन गुड्स, मतलब गुड्स नहीं प्रोवाइड करती, वो वी कैन से कि गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती, सर्विस जो है प्रोवाइड करती है लोगों को। ओके, तो टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। जस्ट मैंने जो भी आपको बताया एग्जांपल के लिए, देखो आपको बहुत सारे एग्जांपल बता रखे हैं, आप यहां से रीड कर सकते हो। नाउ सर्विस सेक्टर आल्सो इंक्लूड्स सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में डायरेक्टली हेल्प नहीं करती, लेकिन वो उसका जो रोल प्ले करती है। जैसे मैंने अभी आपको शुगर केन का एग्जांपल बताया, आप इजीली यहां पे उसको लिख सकते हो, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। वैसे आपको बाकी एग्जांपल दे रखे, जैसे मैं बता रहा हूं, वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स, दोस हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज द वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर, लॉयर। ये सारे कैसे हैं जो किसी प्रोडक्शन को मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज नहीं हो रहे, लेकिन ये अपनी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। नाउ तो जितने भी सेक्टर से एक दूसरे से इंटरलिंक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल पीछे से बताया था कि वो शुगर केन वाला, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। जैसे आपको यहाँ कॉटन का बता रखा है, वैसे मैंने आपको शुगर केन का एग्जांपल बताया था। ओके, नाउ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको जीडीपी कहा जाता है, सो द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। हमारे 3 सेक्टर है, हर एक सेक्टर में हर एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी गई है, ठीक है, वो उसका जीडीपी कहलाता है। ओके, और यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि द टोटल production of the sector for that year and the GDP is the sum of the value of final goods and the services of the 3 sectors। तो मतलब हमने क्या देखा, पहले आप इंडिविजुअल लेवल पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की जितने भी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है वो निकालो और फिर उनका सम करो पूरे साल भर का, तो वो आपका क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा, ठीक है। उस कंट्री का एक जो पर्टिकुलर कंट्री है उसकी जीडीपी कहलाएगी। एंड इंडिया द टास्क ऑफ द मेजरिंग द जीडीपी, ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है और वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करती है, क्योंकि देखो इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप की जो है मिनिस्ट्रीज है, अलग अलग चीजों पे काम करा जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज बहुत सारी है, तो वो उस बेसिस पे काम करती है। तो ये वैसे मैंने आपको इसमें डाल दिया, ठीक है, कि अगर आप एक पॉइंट इंक्लूड भी कर दोगे उसमें जीडीपी में, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके आंसर्स के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। होता क्या है कि हमारे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे होते हैं जिनको डबल बार काउंट कर लिया जाता है, जिसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अकर व्हेन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सर्विस इज काउंटेड मोर देन वंस एंड दिस कैन हैपन व्हेन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम और द मेजरिंग जीडीपी। एक तो ये हो गया कि आपने किसी एक वैल्यू को 2 बार काउंट कर लिया, और ये तब होता है कि जब या तो अपनी जीडीपी फाइंड कर रहे हो या अपनी नेशनल इनकम फाइंड कर रहे हो, ठीक है। जैसे किस किस तरीके से होता है, व्हाट आर द कंसीक्वेंस ऑफ द डबल काउंटिंग, कि इट कैन लीड टू द ओवर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसको आपने एक बार काउंट कर लिया था लेकिन आपने उसको दोबारा काउंट कर लिया। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट है, आपने ट्रांसपोर्ट को दोबारा काउंट कर लिया, हो सकता है आपने जो एक इनपुट डाला था उसको आपने 2 बार काउंट कर लिया, तो क्या होगा कि जो आपका एस्टिमेशन है वो गलत हो जाएगा। इट कैन लीड टू द ओवर स्टेटिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ द जीडीपी। जो जीडीपी की जो वैल्यू है वो गलत हो सकती है कंट्री की। तो इसको कैसे अवॉइड करा जा सकता है, तो अवॉइड करने का इसका बेसिक ये है कि द फाइनल आउटपुट जो होती है मेथड विच में ओनली कंसीडर द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि जब आप फाइनल गुड जो फाइनल वैल्यू निकालते हो ना, वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की ही निकालो, ठीक है। इन बिटवीन जो भी पीछे जितनी भी चीजें हुई आप उसको अवॉइड करो। आप प्रॉपर ये देखो कि आपका जो फाइनल गुड बना उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस चला था, ठीक है। बाकी जो भी एक्सेट्रा जो भी चीजें थी उनको साइड बाय साइड रख के यूज द वैल्यू ऑफ द एडेड मेथड विच एस्टिमेट द वैल्यू एडेड एट द ईच स्टेज। मतलब हर स्टेज में, जैसे आपने जो सबसे पहले क्रॉपिंग करी तो क्रॉपिंग में आपने कितना जो है यूज करा, फिर बाद में जब आपने वहां पे उसको ट्रांसपोर्ट आगे करा तो उसमें कितना यूज करा, फिर जो फैक्ट्री में गया तो वहां पे इसमें कितना पैसा लगा, वहां से जब मार्केट में गया तो कितना पैसा लगा। तो इस सब जाकर जो है ये आपके ईच स्टेप मतलब हर स्टेप में आपने कितना कैसे कैसे यूज करा वो यहाँ पे बताया गया। ओके, नाउ अनएम्प्लॉयमेंट, आपको ये पता ही होगा, सुन के समझ आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कितने टाइप की होती है, एक होती है सीजनल होती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आप जानते हो कैसी होती है कि सीजन के बेसिस से एक पर्सन को काम मिलता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रखी है वो है आपकी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज मतलब क्या होता है कि जब वहां पे एक काम है, काम के अंदर 10 लोगों की रिक्वायरमेंट थी लेकिन वहां पे 12 लोग जो है पहुंच गए काम के लिए, तो वहां पे जो 2 लोग हैं वो डिस्गाइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पेमेंट मिलेगी वो 10 लोगों के अकॉर्डिंग मिलेगी, और वो 10 लोगों की जो पेमेंट है आई डोंट थिंक सो कि वो 12 लोगों में डिवाइड होगी, तो 2 लोग ऑटोमेटिकली डिस्गाइज हो जाते हैं इसमें। सो व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन इज नीडेड, जितनों की जरूरत होती है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, वो सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयमेंट कही जाती है, जिसको हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
और ये सिचुएशन जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है, जहां पे लोग जो है वो किसी काम में तो जाते हैं लेकिन सबको जो है वहां पे जितना काम है उतना नहीं मिल पाता। फॉर एग्जांपल जैसे वो पोटेंशियल, जैसे वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इंसान 100 ईंटें बना सकता है एक दिन में, उसकी पोटेंशियल इतनी है, लेकिन उसको उतना काम नहीं मिल पा रहा वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे जितने नीड थे उससे ज्यादा लोग बुला लिए गए। तो क्या हुआ? वो क्या हो गए? डिस्गाइज हो गए ना। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विसेज सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। मतलब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो एक अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन क्या वो रेडी चला रहे हैं और वो जितना अपना एफर्ट डाल सकते हैं जिस सेक्टर के अंदर, वहां पे वो है नहीं, प्लस जहां पे वो है वहां पे जितना अर्न करना चाहिए उतना अर्न नहीं कर पा रहे अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। सुनाओ, वेज टू क्रिएट मोर इंप्लॉयमेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि कौन कौन से ऐसे आपके वेज है गवर्नमेंट के जो इंप्लीमेंट जनरेट कर सकती है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लेबर टू फार्मर्स, सॉरी चीप लोन्स टू द फार्मर्स so that they can so they can do farming with the best equipments and the practice multiple cropping to remain employed throughout the year। मतलब सबसे पहला जो है, जो आपका प्राइमरी सेक्टर है, उसके ऊपर ध्यान दिया गया कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि लोन दे सकती है, और वो भी बहुत ही लो टू लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ताकि जो किसान है वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर सके और पूरे साल भर उनके पास काम रहे। कभी ऐसा ना हो कि वो किसी एक सीजन खाली बैठ गए, ठीक है, तो सीजन अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी उनके लिए। गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट मनी इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड द कंस्ट्रक्ट न्यू रोड्स, दिस में क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। जैसे देखो, आपको पता है अभी भी इंडिया के अंदर बहुत से ऐसी जगह जहां पे रोड फैसिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है, और जहां पर है वहां सही नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट जो अपने ट्रांसपोर्टेशन पे भी जितना वो करेगी, पैसा लगाएगी, तो उससे वहां के जो वर्कर है जिनको काम मिलेगा उनके लिए बेनिफिशियल है ये चीजें, ठीक है, मतलब उनको काम तो मिल रहा है ना इससे। देन गवर्नमेंट कैन लोकेट इंडस्ट्रीज नियर द रूरल एरिया। देखो ये बहुत सिंपल था है कि रूरल एरियाज के नियर बाय जो है गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपनी फैक्ट्रीज लगा सकती है। उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वहां पे जितने भी रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको काम दे पाएगी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता रखे ओनली 52% ऑफ द चिल्ड्रन गो टू द स्कूल। देखो अगर हम देखें कि इंडिया के अंदर टोटल जो अगर 100% बच्चे हैं तो उनमें से ओनली 52% बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। तो इफ मोर स्कूल्स आर कंस्ट्रक्टेड, टीचर्स आर अपॉइंटेड, इट कैन क्रिएट मोर देन 20 लाख जॉब। देखो इससे ना दो चीजें होगी, अगर जब स्कूल बनाए जाएंगे तो वहां पे जो वर्कर्स है जो स्कूल बनाएंगे उनको जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, प्लस जो टीचर की रिक्वायरमेंट होगी टीचर को जॉब मिलेगी। तो टोटल मिला के यहाँ पे 20 लाख जॉब क्रिएट करी जा सकती है। बहुत बड़ा नंबर है 20 लाख, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल देखो तो आज के टाइम पे एक सिंगल एक फॉर्म के लिए, मतलब जहां पे ओनली 10-15 हजार जो जॉब्स होती है, वैकेंसीज होती है, वहां पे 50-50 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो आप देख सकते हो कॉम्पिटिशन कितना है। तो if tourism can is a sector is improved, it can generate more than 35 लाख जॉब। टूरिज्म पे भी बहुत ज्यादा जो आप ध्यान दे सकते हो, और टूरिज्म से आपके 35 लाख जॉब जो क्रिएट हो सकती है। तो आप देख सकते हो इंडिया के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, फिर भी अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो कभी भी पीछे नहीं रह सकता। ओके नेक्स्ट, एमजी नरेगा, मनरेगा 2005, आप सबको पता है फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट 2005 में स्टार्ट करा गया था। इसका बेसिक मुद्दा ये था कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो लोग है, जो लोग जिनको काम नहीं मिल पाता, जो लेबर है, तो गवर्नमेंट उनको 100 डेज का जो है वर्क प्रोवाइड करेगी। वो एमजी नरेगा के अंदर था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर गवर्नमेंट उनको वो काम, अगर उन्होंने उसमें रजिस्टर करा, मतलब इसकी साइट है वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, और अगर आपको काम नहीं दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू तो आपको वेजेस तो दिए जाएंगे। तो ये देखो आपको इंपॉर्टेंट बात बता रखे, इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयड अलाउंस टू द पीपल। उन लोगों को वो पैसा देगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको काम नहीं दे पाई। तो यहाँ पे एक इसका जो है बेसिक फंडा है। और टोटल मिला के देखा जाए तो ये 625 जो है डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक लागू करी जा सके, और राइट टू वर्क के अंडर आती है। तो यहाँ से कुछ कुछ चीजें पूछे जा सकते हैं, किस किस के अंडर आती है, कैसे आती है, ओके। और आप ईयर भी इसमें याद रखना, जैसे कभी कभी ईयर भी पूछ लेता है, एमसीक्यू उसके बेसिस से पूछ सकते हैं, कैसे भी आ सकता है। ओके नाउ अब आगे आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है, और वो गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करता है। वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि उनको निकाल दिया जाएगा, ओके, और पेंशन मिलेगी उनके रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। तो वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी भी है, उनको पेंशन भी मिलती जाएगी। देन ऑफिसेज हैव गुड वर्किंग कंडीशन एंड द सेफ एनवायरनमेंट, ठीक है, उनके जो ऑफिस है वो उनके वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे जो लोग हैं उनका फिक्स अमाउंट है, जो उनके वर्किंग आवर है वो मिलेंगे, उनको फिक्स पैसा मिलेगा। ओवर टाइम अगर करते हैं कहीं पे, या गवर्नमेंट उनसे कहीं और काम कराती है तो उसके भी पैसे उनको दिए जाते हैं। और उसके अलावा भी इनको क्या क्या जो चीज मिलती है, जैसे पेड लीव मिलती है, जो हॉलीडे के टाइम पे अगर ये हॉलीडे लेते हैं तो उस टाइम पे भी उनको जो है उनके पैसे नहीं काटे जाते, जो है इनको फंड्स दिए जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गई,
स्कूल्स हो गए, बैंक्स हो गए, ये आपके यहाँ पे इसके एग्जांपल है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर पूरा का पूरा इसका उल्टा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जो ये ऐसा सेक्टर होता है जो कभी कभी जो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड ही ना हो, शायद रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करते हो गवर्नमेंट के। जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो काम हो रहा है तो वहां पे उनको प्रॉपर तरीके से उनके जो ग्लव्स नहीं मिले हुए, उनको मास्क नहीं मिले हुए, लोगों को जो काम करते हैं, ठीक है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये है। तो उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाला जा सकता है उनको, ठीक है, पेंशन नहीं है उनकी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डेंजरस वर्क करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो फायर क्रैकर की जो फैक्ट्री है वहां पे लोग काम करते हैं, तो वो तो उनके लंग्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है, प्लस उनकी स्किन के लिए हार्मफुल है। यहाँ पे जो लोग हैं उनके फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है, ठीक है, कोई भी उनको जो है पेड लीव नहीं मिलती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उनको जब भी छुट्टियां करेंगे या अगर बीमार होंगे तो तब भी उनको कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि पैसे कट जाते हैं उनके। नाउ हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे बचा सकते हैं? तो रूरल एरियाज के अंदर जो स्मॉल और मीडियम फार्मर्स है वो सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या उनको सपोर्ट करा जा सकता है टाइम टू टाइम, और उनके जो यहाँ पे जैसे जो उनको सीड्स है, जो है चीप जो लोन्स है, स्टोरेज ऑफ फैसिलिटीज है, जैसे चिलिंग सेंटर्स होते हैं, वो हम गांव के अंदर जो छोटे मोटे एरिया है वहां पे सेटअप करवा सकते हैं, ताकि हम इन सेक्टर्स को बचाया जा सके। ओके, गुड मार्केट प्राइस दी जा सकता है, जैसे आपको पता है जो जो किसान है, ठीक है, अगर उनके कहीं पे जो क्रॉप सेल नहीं हो पाती तो गवर्नमेंट उनको जो है एमएसपी पे परचेस कर लेती है, तो ये भी यहाँ पे इसका एग्जांपल बता रखा है। अर्बन एरियाज के अंदर देखते तो जो लेबर और स्मॉल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, वो सपोर्ट कर सकती है लेबर को, ठीक है, अपनी जो पॉलिसीज बनाकर, मतलब गवर्नमेंट ही सब कर सकती है बेसिकली अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर। ओके, नाउ बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए क्या हो सकता है? तो अगर आपको पता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो बैकवर्ड कम्युनिटीज से आते हैं, एससी एसटी ओबीसी से, ठीक है, तो वो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे, तो दे कैन बी प्रोटेक्टेड इफ दे डोंट फेस एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन देयर कास्ट एंड बैकग्राउंड। मतलब अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर उनके कास्ट, उनके बैकग्राउंड के बेस में उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जा रहा है, तो उनके लिए ये कंडीशन भी बहुत अच्छी है, तभी जाके वो आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे मोस्ट ऑफ द जो एसेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, और गवर्नमेंट सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ओके, तो देयर गोल इज टू सर्व पीपल, ठीक है, मतलब लोगों को सर्व करना ही जो है गवर्नमेंट का यहाँ पे अधिकार है, या गवर्नमेंट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, आर्मी हो गए। प्राइवेट सेक्टर सुनने से पता चलता है ये किसी एक सर्टेन पर्सन की ऑनरशिप होती है, ठीक है, और यहाँ पे जो सर्विसेज तो देता है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर किसी कंपनी के हाथ में होता है पूरा का पूरा, और ये पूरा का पूरा ओनली प्रॉफिट कमाने के लिए होती है, पैसा कमाने के लिए होती है बस, जैसे रिलायंस, गूगल, एप्पल, टाटा एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म होता है। अब आते हैं हम अपने थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट के ऊपर। ओके, नाउ बार्टर सिस्टम एंड द डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड्स। तो ये सबसे पहला हमारा जो है टॉपिक है। तो अ सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ द मनी। पुराने टाइम पे आपको पता था कि लोग क्या करते थे, बिना पैसों के सामानों को जो एक्सचेंज करते थे। किसी एक पर्सन को जो है गेहूं की जरूरत होती थी, दूसरे पर्सन को जो है दूध की जरूरत होती थी, तो पहले देखा जाता था किस पर्सन को दूध और गेहूं की नीड होगी, और वो पर्सन अपने जो सामानों को एक्सचेंज कर लिया करते थे। तो यहाँ पे आपको ये बता रखा है। तो हियर बोथ पार्टीज एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी, और इसी को डबल कोइंसिडेंस ऑफ द वांट्स कहा जाता है, कि मेरे को जो नीड है दूसरे बंदे को वही वाली नीड होगी जो मेरे पास है सामान, ठीक है। तो यहाँ पे जो मनी है, सिंस द मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस, इट इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, जैसे आज के टाइम पे जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसी के टाइम पे उस टाइम पे भी जो हम देखते थे सामान जो था उनका वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी करेंसी कितने कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले हमारी जो करेंसी है, हम मॉडर्न और ओल्ड दोनों को देखते हैं। जो हमारी करेंसी है वो एक ऐसा मतलब एक ऐसी फॉर्म है जो हमारे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को चेंज करने में यूज होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप पैसा दोगे उसके बदले आपको सामान मिलेगा, ठीक है, और वो आपके कॉइन्स और पेपर की फॉर्म में होती है, ठीक है। ये जो हमारी करेंसी है, इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई कहा जाता है, ये करेंसी इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसोसिएशन रीजनिंग में आ सकता है कि हु इशूज द करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये आपके आरबीआई करता है। द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ द करेंसी, जो हमारे रुपी है, ये रुपी का साइन है, ठीक है, जो हमारा लीगलाइज है। अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन द सेटिंग ट्रांजैक्शन। मतलब अगर आप किसी से कोई सामान खरीद रहे हो, ठीक है, या आप किसी को सामान बेच रहे हो, तो आप पैसा लेने से मना नहीं कर सकते, जो पैसा गवर्नमेंट ने चला रखा है, ठीक है, और कोई दूसरा बंदा जो है पैसा लेने से मना नहीं कर सकता जो गवर्नमेंट ने चला रखा है, कि नहीं ये नहीं लेंगे हम, ये चलता नहीं है, एक्सेट्रा जो भी चीजें होती है। So therefore the rupee is a widely accepted as a medium of exchange। तो ये हमारा medium of exchange कहलाता है। Now डिपॉजिट विद बैंक, हम हर एक इंसान जो है बैंक के साथ जो है डील करता है। तो हम क्या करते हैं, बैंक के अंदर जो अपना जितने भी फॉर्म है उसको क्या करते हैं, जो पैसा होता है हम उसको जो है जमा कराते हैं। तो बैंक्स अदर फॉर्म्स इन विच पीपल होल्ड मनी, मतलब लोग घर में तो पैसा रखते हैं, ठीक है, लेकिन बैंक्स के अंदर भी पैसा रखा जाता है। एंड मनी डिपॉजिट इन बैंक्स इज सेफ विद बैंक एंड पीपल आल्सो गेट इंटरेस्ट। देखो पैसा आपका सेफ भी है,
ठीक है, बैंक उसको अपने यूज में ले रहा है और उस पैसे के बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी देता है, ठीक है, तो क्योंकि बैंक भी तो उस पैसे को यूज कर रहा है ना आगे लोन देने में, तो डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, और अगर आपको कभी भी नीड पड़ती है तो आप उस पैसे को क्या कर सकते हो, अपनी डिमांड में जो है निकलवा सकते हो, ठीक है। तो यहां तक जो है हमारा पॉइंट था, यहां पे मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी। आगे चलते हैं। Hence these deposit are also called demand deposit, तो आप इसको डिमांड डिपॉजिट के नाम से भी जानते हो। और इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जैसे बैंक करते क्या है कि एग्जांपल के लिए जैसे आपने उन पे कोई भी पैसा रखा, तो बैंक उसका कुछ परसेंट जो आपको हमेशा रखेंगे अपने बैंक में, और बाकी एज अ लोन के तौर पे आगे जो है चला देते हैं। तो उससे क्या होता है, बैंक है ना प्रॉफिट कमाते हैं जितना भी होता है, और उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंट आपको भी देते हैं, वो आपका इंटरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जो है सीबीएसई में दे रखा है और इसका इंपॉर्टेंट मार्क भी करा हुआ है। तो इट होल्ड द टॉप स्पॉट इन द इंडियन बैंकिंग, ठीक है, हमारे इंडिया के जो बैंक है उसकी जो टॉप मोस्ट जो है पोजीशन है। उसके बाद ये जो है इट इज इन चार्ज ऑफ द इशूइंग करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मैंने पीछे बताया, जो भी हमारे करेंसी होती है, जो नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उनको इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे। इट एक्ट एज अ बैंकर एंड द फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, जो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर है और जो गवर्नमेंट है, ठीक है, सॉरी वो जो बैंकर्स है उनके बीच में एज अ मीडियम या कह सकते हैं एडवाइजर जो वर्क करता है। इट सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ द लोन, ठीक है, फॉर्मल सोर्स जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फॉर्मल जो सोर्स है जो आप बैंक्स वगैरह से लेते हो, ठीक है, या किसी जो गवर्नमेंट ऑथोराइज जो सेक्टर है वहां से लेते हो, तो आपके वहां पे उसको ये देखता है। इट प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय द इंश्योरिंग दैट बैंक्स गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग मनी, मतलब बिजनेसमैन को जो अगर बैंक्स लोन दे रहे हैं तो ओनली वो प्रॉफिट कमाने के लिए ना दे, ठीक है, एंड ट्रेडर बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर, मतलब वो उन छोटे लोगों को भी दे जिनको नीड है, छोटे छोटे लोग जो जैसे सपोज करो किसी को 50,000 किसी को 1 लाख की जरूरत है वो उनको भी दे, ऐसा ना हो जिनको करोड़ों की नीड है उनको दे दे, अपना बस फायदा कमाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इट मैनेजेस द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जैसे आपने पीछे पढ़ाई था कि जिसको एफडीआई कहा जाता है, फॉरेन सॉरी एफडीआई नहीं, जो फॉरेन एक्सचेंज मतलब जब आप किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई भी डीलिंग कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वहां पे आपका जो भी पैसा आ रहा है, ठीक है, जो दूसरे फॉर्म में, नॉट इन रुपीज, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, उसके साथ भी जो है ये डील करती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आपके यहाँ पे क्या जो है जो लोन इंटरेस्ट हो कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आगे आपकी पॉलिसीज कैसे चलनी चाहिए, वो मॉनेटरी पॉलिसी है पैसे से रिलेटेड, वो ये रेगुलेट करती है। एंड इट एंश्योर्स दैट बैंक्स मेंटेन अ सर्टेन कैश, जो मैंने अभी आपको बताया कि अपने पास कुछ ना कुछ कैश रखना चाहिए बैंक्स को, इन फ्यूचर किसी को भी कैसे भी नीड पड़ सकती है, पर्सन आ सकता है आपके पास अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए। जैसे आप देखते हो एटीएम के अंदर भी पैसा रहता ही रहता है, आप जाते हो, ठीक है, आपको पैसा मिल जाता है, बहुत केस ऐसे होते हैं जब नहीं होगा उसमें। नाउ आगे, नाउ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ द क्रेडिट, देखो दो चीजें आ गई, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल सोर्स जो मैंने अभी आपको बताया जहां पे गवर्नमेंट ऑथोराइज जो आपके इंस्टीट्यूशन है जहां से आप क्या ले सकते हो, लोन ले सकते हो, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है देखती है इन सब के फंक्शनिंग को, जैसे हमने पीछे पढ़ा द आरबीआई सीज दैट द बैंक्स गिव लोन नॉट जस्ट टू मेक प्रॉफिट, ये पीछे जस्ट अभी हमने पढ़ा, ये वही है कि जो छोटे छोटे लोगों को भी जहां पे नीड है वहां पे भी उनको जो प्रोवाइड करे। पेरियोडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन, और जो बैंक है, ठीक है, जो जिस पर्सन को कैसे भी कहीं पे भी जो लोन दे रहे हैं, ठीक है, वो उसकी इंफॉर्मेशन वो आरबीआई को क्या करेंगे, जमा कराएंगे। अब इंक्लूड बैंक एंड द कोऑपरेटिव, अब जो यहाँ पे लोन देते हैं वो कौन होता है, आपके बैंक्स होते हैं और कोऑपरेटिव्स होते हैं। देखो कोऑपरेटिव्स कौन से होते हैं, जो बैंक नहीं है लेकिन वो लोन के लिए काम आते हैं, आपको पता ही है, जो हमारे इसमें होते हैं जो बैंक नहीं है लेकिन फिर भी वो लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बैंक। अब बैंक रिक्वायर्स कोलेटरल, कोलेटरल मतलब आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, जैसे आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ दिखानी पड़ेगी, आप प्रॉपर्टी लोन ले रहे हो तो आपको कुछ पेपर्स वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे गवर्नमेंट के पास, ठीक है, ये आप कह सकते हो, या जो आपके बैंक है उनके पास, कि आप किस बेसिस पे ले रहे हो, हम कैसे भरोसा कर ले कि अगर आप आगे पे ना कर पाए तो फिर क्या होगा। तो एक कोलेटरल होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है, जिससे आपको लोन मिलता है, ओके, और एक रीजनेबल रेट होता है, ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि बहुत हाई वो चार्ज करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है तो ये कभी भी गलत नहीं करेंगे। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर जो सोर्स है वो अलग है इससे प्रॉपर, जैसे इसमें वो लोग होते हैं जैसे मनी लैंडर्स होते हैं, ठीक है, जो साहूकार होते हैं जो आपको पैसे देते हैं, आपको बहुत नीड है, वो आपसे बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज करते हैं, आपको नीड आप ले भी लोगे, और इसके अलावा अगर आपके कोई दोस्त हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, ये आते हैं, और बाय चांस अगर आप पैसा देने में नहीं दे पाते इनका या लेट कर देते तो फिर ये जो अननेसेसरी तरीके से आपसे पैसा निकलवाने की कोशिश करते हैं जो इलीगल है, लेकिन वो सारा का सारा यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये एक ऐसा जो है सेक्टर है जो ऑर्गेनाइज नहीं है सबसे पहले, ठीक है, जिसपे आप कोई देख सको, जैसे इनफॉर्मल सेक्टर है, इसमें आपके लैंडर्स होते हैं जो पैसा देते हैं, जो ब्याज पे पैसा चलाता है, दे कैन लैंड एट व्हाटएवर द रेट ये चूज, मतलब जो ये जितना भी रेट ये चुनते हैं ये उसी के ऊपर पैसा चलाते हैं, ठीक है। आगे आता है देयर इज नो वन टू स्टॉप देम, कोई भी इनको रोकने के लिए नहीं है,
ठीक है, ये जिस मर्जी तरीके से जैसे मर्जी धड़ल्ले से जो इनका यूज करते हैं। आफ्टर द कॉस्ट टू बी बोरोर टू द बोरोर ऑफ इंफॉर्मल लोन इज मच हायर एंड एज नो रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन। मतलब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पता है क्या भी होता है कि आपने पैसा लिया, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहीं साइन नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है। अब आप इसको जो है पर्सन को दे दो, सपोज करो कि आपको 10 पार्ट में पे करना था। अब आपको ये बोला, आपने 10 पार्ट में दे दे, लेकिन वो पर्सन कह रहा नहीं मेरे पास तो अभी 10 नहीं है, मेरे पास 8 है। अब आपके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है, अब कैसे इसको प्रूफ करोगे? तो एक ये प्रॉब्लम भी आ जाती है, आपको हरेस करा जाता है। ठीक है, इंक्लूड मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, जो मैंने भाई आपको बताया आता है। और इसमें पर्सन डेब्ट ट्रैप में आ जाता है। ठीक है, कर्जे के अंदर आ जाता है, उस चीज के अंदर फंस जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, now thus it is necessary that banks and cooperative increase their lending particularly in the rural area so that the dependence on the formal source of credit reduce। मतलब यहाँ पे देखो बहुत बेसिक सी बात बता रखी है कि जो हमारे जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं, ठीक है, और जो बैंक्स हैं, इनको एक दूसरे के साथ जो है काम करने की जरूरत है और ये रूरल एरियाज में ज्यादातर जाएं ताकि वहां पे जो लोग हैं वो जो इनफॉर्मल सोर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेबल है वहां पे ना हो। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी आती है, एक पर्सन देखो जो गांव इलाके हैं वहां पे लोगों के पास ज्यादा वो नहीं होते कोलेटरल्स कि वो कितनी चीजें उनको दिखा सके, शो कर सके, तो इसलिए वो इस चीज से भी कतराते हैं कि हमें वो लोन मिलेगा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन उनके पास प्रॉपर नहीं होते। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी आती है। अब आपको दो कंडीशन दे रखे, एनसीईआरटी कंडीशन है, हो सकता है ये आपके सोर्स बेस्ड में आ जाए, हो सकता है शायद आपको ये वैसे किसी कंडीशन के बेसिस पे पूछ ले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दो केस है, एक केस है जिसमें आपको बता रखा है इट कैन इंक्रीज अ पर्सन अर्निंग क्रेडिट, इन दिस केस प्ले द वाइटल एंड द पॉजिटिव रोल इन द सिचुएशन। एक के लिए पॉजिटिव रोल है, दूसरे के लिए नेगेटिव है। दूसरा केस जैसे मैं आपको दिखाऊं वो ये रहा। ठीक है, ये सपना का केस है और दूसरा यहाँ पे ये फेस्टिवल सीजन वाला है। इसमें पता क्या रखा है कि यहाँ पे एक पर्सन है जिसको जो है कुछ ऑर्डर मिला था उसके शूज के लिए, टोटल मिला के 3000 जो है पेयर इसको शूज बनाने के लिए मिले, जो कह सकता है स्लीपर्स बनाने के लिए मिली है। अब जिस पर्सन ने इसको या जिस कंपनी ने इसको जो बनाने के लिए दिया उसने पहले इसको एडवांस दे दिया। अब इसको जब एडवांस मिल गया तो इससे इसको बेनिफिट क्या हो गया कि ना इसने ना जो पैसा इसके पास आया उससे वो मटेरियल खरीद लिया जो उसको पैसे से मिल सकता था, और बाकी सामान इसने उधार उठा लिया। उधार इन द सेंस आप समझते हो, ठीक है, कि बाद में वो आपको पे कर देंगे। तो इसने क्या करा, इस तरीके से करा, और जितने भी इसके वर्कर थे, ठीक है, जो भी इनको पेमेंट देनी थी वो इस एडवांस पैसे से उनको पेमेंट देता गया। ठीक है, अब उसने करा क्या, हाफ ऑफ द माल जो है वहां आगे सप्लाई कर दिया। अब जैसे हाफ ऑफ द माल सप्लाई कर दिया, इसको बाकी पैसा भी और मिल गया। तो इससे हुआ क्या कि इसका कंटिन्यू फ्लो हो गया मनी का, इसका पैसों की दिक्कत नहीं हुई। इसने इजी तरीके से जो उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो आगे जिन कंपनी ने इससे जो मांगे थे, ठीक है, 3000 पेयर, वो भी पूरे कर दिए इसने, और जिससे उधार मान लिया था वहां उनको पैसा भी दे दिया। जो इसको प्रॉफिट कमाना था इसने प्रॉफिट भी कमा लिया, इसको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि इसने यहाँ पे अर्निंग भी कर ली, ठीक है, इसके लिए पॉजिटिव रोल रहा, यहाँ पे इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर यही केस हम सपना वाला देखते हैं तो यहाँ पे इसके लिए जो है ये एक बहुत ही बेकार प्रोसेस रहा, ये डेब्ट ट्रैप में आ गई। क्यों? इसने क्या करा, एक छोटी सी एक फार्मर है, ठीक है, जो ग्राउंडनट उगाती है अपने वहां खेतों में, और 3 एकड़ का जो है इसका लैंड है। अब हुआ क्या, इसने जो एक लोन लिया था मनी लेंडर से, मतलब वही साहूकार से इसने पैसे लिए थे, ठीक है, कि अपनी यहाँ जरूरत है उनको पूरी कर सके। और इसने सोचा था कि मेरी खेती अच्छी हो जाएगी तो मैं जो अपनी खेत जो भी मेरा जो उगेगा उसको बेच दूंगी, जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को अलग रख के उसके पैसे वापस दे दूंगी विद इंटरेस्ट। इसने ये सोचा था। लेकिन हुआ क्या, इसकी क्रॉप जो है उसके ऊपर पेस्ट लग गए, ठीक है, और इसकी क्रॉप क्या हो गई, खराब हो गई। अब देखो ना कोई इसकी जो कोई पर्सन इसकी हेल्प करने वाला, ठीक है, कि अगर चलो क्रॉप खराब भी हो गई, ठीक है, तो क्या आपने उसका इंश्योरेंस था, ना कोई इनके पास कोई इंश्योरेंस था, कुछ होता है। अब इसने जो पैसा उधार लिया था वो तो ऐसा बकाया का बकाया है, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना। अब देखो ध्यान से समझो, ना इसकी क्रॉप हुई, अब क्रॉप नहीं हुई तो कुछ कमाई नहीं हुई, अब कुछ कमाई नहीं है तो पैसा कहां से चुका है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो इसने करा क्या, इसको अपना जो लैंड है कुछ लैंड बेचना पड़ा, ठीक है, बेचना पड़ा। या ये भी है कि अपना कुछ लैंड जो है उसने साहूकार को दे दिया, किस बेस पे, कि अपना कर्जा चुका सके। तो देखो इसके लिए ये सिचुएशन बहुत बेकार हुई, और वही सिचुएशन पीछे जो बंदा था उसके लिए बहुत सही हुई। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये इनफॉर्मल सेक्टर था, ठीक है, ये एक तरह से इनफॉर्मल जो सोर्स है जहां से लोग क्या ले रहे हैं, लोन लेते हैं, ठीक है, और वहीं पे क्या होता है वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन आई होप आपको समझ आई होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे डेब्ट ट्रैप बता रखा है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो लोन होता है वो किसी पर्सन को चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और वो हमेशा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ही होता है। और अगर वो किसी बेस पे नहीं चुका पा रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम हमेशा रहेगी ही रहेगी। नाउ टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, तो देखो अगर आपको लोन चाहिए तो आपकी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जो, और आपको लोन किस किस बेसिस पे मिलता है। तो द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इज अ सेट ऑफ द कंडीशन अंडर व्हिच अ लोन इज गिवन, इट मे इंक्लूड मेथड ऑफ द पेमेंट का मेथड, मतलब पेमेंट किस किस तरीके से करोगे।
आप क्वार्टरली करोगे, मंथली करोगे या ईयरली करोगे, आपके ऊपर है, ठीक है। आप एक बार में पूरा पैसा दोगे इंटरेस्ट के साथ। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होगा, ड्यूरेशन कैसे होगी, कितने साल के लिए चाहिए आपको वो, ठीक है। और बाकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए। अब इसमें देखो कोलेटरल्स आ गए जो मैंने आपको बताया, एक ऐसा एसेट मतलब आपको दिखाना पड़ेगा, आपको कोई जमीन दिखानी पड़ेगी, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक, डिपॉजिट विद द बैंक्स। अगर आपके पास बैंक में कुछ पैसा है, ऐसा होता है ना कि आपके बैंक में कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, उस बेसिस पे आपको लोन मिल सकता है। तो ये चीजें आपके आती है, ठीक है। एंड यूजेस दिस एज अ गारंटेड, क्या आप एक गारंटेड हो, ठीक है, कि हाँ कि जो है आपको लोन मिल जाएगा। ये तो ऑर्गेनाइज सोर्स है। और इन अनऑर्गेनाइज सोर्स में कभी कभी क्या होता है, गारंटर अगर मांगते भी है तो आप किसी भी फ्रेंड को देते हो, हाँ ये मेरा गारंटेड, अगर मैं ना दे पाया, ठीक है, तो ये गारंटी ले रहा है कि हाँ मैं पैसा दूंगा, ठीक है, तो ये गारंटेड के तौर पर वहां पैसा बोल दिया जाता है। लेकिन कोई ये किसी पेपर पे नहीं होता है काम, ठीक है, बस ऐसे मुंह जबानी होता है। तो इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा जो ऑर्गेनाइज सोर्स है, ठीक है, जो हमारा ये वाला सोर्स है जिसमें हम ये देखते हैं, तो यहां पे क्या होगा कि अगर एक पर्सन जो गवर्नमेंट ऑथोराइज जो सेक्टर है वहां से अगर पैसा ले रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑथोराइज जो सोर्स है, अगर एक पर्सन यहाँ पे लोन नहीं चुका पाता तो वो इन कोलेटरल में से किसी को भी बेच के अपना पैसा जो है वापस ले सकता है। यहाँ पे ये बात आपको बता रखी है इस लाइन के अंदर। नाउ इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गारंटेड ऐसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बेसिकली क्या है, 15 से 20 मेंबर का जो ग्रुप है, जो हमारे रेगुलर और जो है जो रेगुलर बेसिस पे जो है क्या करते हैं, अपने पैसे को बचाते हैं, ठीक है, जो सेव करती हैं, ओके, मतलब कितना 20 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए, कितना भी जो है वो अपना जैसा भी उनका होता है वो वहां पे डालते रहते हैं। बेसिकली जो है जो ये ग्रुप है ये गांव के अंदर जो रूरल एरियाज में चलाया जाता है, जो वुमेन है, ठीक है, वो इन सेक्टर्स को ऑपरेट कर रही है। वैसे मेंस भी इनके अंदर होते हैं, बेसिकली वुमेन है, ठीक है, जो इसमें ज्यादातर इन्वॉल्व होती है। नाउ इसमें होता क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ द पर्सन, कि वो पर्सन कितना जैसे उसको अच्छा लगता है उतना पैसा वहां पे जो है डाल देता है। आफ्टर अ ईयर ऑफ और 2 ईयर रेगुलरिटी ऑफ द सेविंग इट बिकेम एलिजिबल फॉर लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है। अब इनके पास इतना पैसा हो जाता है साल 2 साल में कि वो पैसा शो कर सकते हैं कि देखो हमारे पास इतना पैसा है, तो वो बैंक से लोन ले सकता है। अब इनको लोन की क्या जरूरत पड़ी, तो हाँ इनको लोन की जरूरत इसलिए पड़ी कि हो सकता है इनको जो है अपने गांव में हैंडपंप की जरूरत हो, ठीक है, हो सकता है वहां पे इनको जो है कुछ सेक्टर लाइक जैसे एक लाइब्रेरी बनानी हो, ठीक, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो गांव में इनके लिए जरूरी हो, ठीक है, हैंडपंप चाहिए, ठीक है, तो ये वहां पे उसके लिए लोन ले सकते हैं ताकि उस पैसे से, ठीक है, यहाँ पे ये अपनी हेल्प कर सके। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम। अब देखो इसमें होता क्या है, सपोज ये मान के चलो 20 लोग थे, ठीक है, इन्होंने ये जो है स्टार्ट करा। अब इनमें से किसी एक पर्सन को नीड पड़ गई पैसे की, तो यही लोग क्या करेंगे, अपने पैसे में से उस पर्सन को पैसा दे देंगे, ठीक है, और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही मामूली होता है, ना के बराबर होता है। तो इसमें क्या होगा, आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई कोलेटरल नहीं है आपको दिखाना पड़ा, तो यहाँ पे आपका ये जो है पूरा का पूरा काम बन गया। तो डिसीजंस रिगार्डिंग लोन यूज इज टेकन बाय मेंबर्स, ठीक है, सारे मेंबर जो डिसीजन लेते हैं इनमें ये नहीं आप किसके ऊपर डिपेंड हो क्या नहीं हो, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ड्यूरेशन कितनी होगी, किस पर्पस के लिए चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, ये सारा का सारा आपको जो है यहाँ पे ये जो मेंबर है यही डिसीजन लेते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो दूसरा बंदा है। अगर वो पर्सन पैसा पे करने में जो है नाकामयाब रहा, वो पैसा पे नहीं करवाया, तो अदर मेंबर्स कैन पे फॉर हिज शेयर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि बाकी जो दूसरे मेंबर्स है 19 में एक बंदा नहीं कर पाया ना लोन, तो क्या होगा, बाकी मेंबर उसका शेयर दे देंगे। तो एक ये भी अच्छी बात है, ठीक है, कि उस पर्सन के ऊपर बर्डन नहीं आ रहा। बैंक्स आर विलिंग टू लैंड टू एसएसजी, तो बैंक्स क्या करेंगे, उनको पैसा आराम से दे देंगे अगर उनको लोन की जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। तो आई होप ये आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। और इसका लास्ट पॉइंट है मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, ठीक है, मेंबर्स जो क्या करते हैं यहाँ से अपना पैसा ले सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें पीछे एक और बात ये थी कि अगर वो उन पर्सन में से 20 लोगों में से कोई एक बंदा बैंक से अगर कोई पैसा लेता है, ठीक है, और अगर वो बैंक को नहीं चुका पाता, तो इन 20 में से जो 19 लोग हैं वो उसका पैसा चुका देते हैं बैंक को, ठीक है। तो वहां पे एक पॉइंट ये भी था, मैं एक्सप्लेन करना भूल गया था पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस बुक का आपका लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे आपके सीबीएसई ने ओनली 2 ही टॉपिक दिए हैं, तो हम उस 2 ही टॉपिक्स को करेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि चैप्टर आपका ओनली जो है ये बहुत छोटा सा आ रहा है, बहुत माइनर सा आ रहा है। तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का मतलब देखते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपका इंटीग्रेशन होता है किसका, कंट्रीज का, और विद इन द कंट्री। जैसे मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द फ्लो ऑफ मनी, द फ्लो ऑफ कमोडिटी, फ्लो ऑफ आइडिया, फ्लो ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों का एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना, ये आपका ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। कमोडिटी का फ्लो होना, आइडियाज का फ्लो होना, जैसे कल्चर, मैं आपको कल्चर के बारे में एक्सप्लेन कर चुका था कि जो हमारे धोती कुर्ता है, आज के टाइम पे क्या होता है कि कुर्ते के नीचे जीन्स पहनी जाती है, तो यहाँ पे वेस्टर्न
और जो हमारा कल्चर है इनका मर्ज होना, ये भी तो ग्लोबलाइजेशन है। आप खाना खाते हो विद इन द कंट्री भी तो ग्लोबलाइजेशन होता है। आप नॉर्थ इंडिया में रह के साउथ इंडियन फूड खाते हो, ठीक है, आप जो है चाइनीज फूड खाते हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, कंट्रीज के बीच में ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन किसी बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। सो मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन द कंट्रीज। तो यहाँ पे हम वही देख रहे हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है ये कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, बाहर के कंट्रीज आपके जो है जो भी कंपनीज है वहां पे पैसा लगा रही है, जिसको एफडीआई कहा जाता है। जैसे आप किसी कंट्रीज में वहां पे किसी कंपनी में पैसा लगाओ और आपके कंपनी में कोई बाहर के कंट्रीज जो है पैसा लगाए, वहां की कोई कंपनी पैसा लगाए, तो वो एफडीआई कहलाती है। तो ये भी आप याद रखना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाती है, ठीक है। नाउ फैक्टर्स दैट हैव एनेबल ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन से फैक्टर्स है जो ग्लोबलाइजेशन को इंपैक्ट देते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन हैज लेड टू द चीप क्विक डिलीवरी ऑफ द गुड्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस, फॉर एग्जांपल ट्रेन, शिप्स, हाईवेज। डेवलपमेंट हमारी किस बेसिस पे हुई, सबसे जो अच्छा इंपॉर्टेंट जो रोल है ना इधर, वो किसका है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का है। ट्रांसपोर्टेशन ने यहाँ पे क्या करा है कि आप बहुत ही दूर अगर कहीं पे हो तो वहां पे भी आपके पास जो भी आपको गुड्स चाहिए, जो भी सामान चाहिए, वो इजीली जो है लिमिटेड टाइम में पहुंच जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आज के टाइम पे बहुत इवॉल्व हो चुकी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर या आईसीटी सेक्टर जो है ये भी रिवॉल्यूशनाइज हो चुके हैं। टाइम टू टाइम ये और भी ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, जिसमें जो प्रोडक्शन और सर्विसेज है, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब वो इजीली जा सकती है। आप अपने घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन सर्विस करते हो आज के टाइम पे, और आज के टाइम पे ऑनलाइन सर्विस बहुत ज्यादा फैल गई है। आप घर पे बैठे बैठे सामान मंगा लेते हो, आप किसी दूसरी कंट्री का कोई जो प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेते हो और आपको कुछ दिनों के अंदर वो प्रोडक्ट मिल जाता है। और ऐसा भी कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा दिन ना लगे, 1 से 2 दिन आपको लगता है वो सामान मिलने में। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन और जो ये है आपका आईटी सेक्टर है, कम्युनिकेशन जो सेक्टर है, इसने एक साथ जो है रोल प्ले करा, एक साथ मिलकर काम करा। न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक ई बैंकिंग, telephones, fax, internet have made communication and payment easy for the business. Like आप यहाँ पे बैठे बैठे किसी दूसरे कंट्री के साथ जो है बिजनेस कर सकते हो, लाइक किसी दूसरी कंट्री के अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। मेरी कंपनी यहाँ पे सपोज करो कि मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ कोई गुड्स, लाइक जैसे मैं शूज मैन्युफैक्चर करता हूँ। अब किसी दूसरी कंट्री के अंदर मैंने वहां पे जो अपने प्रोडक्ट दिखाए, घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन प्रोडक्ट दिखाए, उनको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगा, उन्होंने ऑनलाइन ही बैठे बैठे मेरे को जो ऑर्डर दे दिया और मैंने यहीं से डायरेक्ट सामान वहां पे सेंड कर दिया और मुझे वहां से पैसे भी मिल गए। तो आप क्या देख रहे हो, आप एक ही जगह बैठे बैठे यहाँ पे सर्विस जो है कर सकते हो। वो किस बेसिस पे, आपके टेक्नोलॉजी बेसिस पे। इन 1991 द इंडियन गवर्नमेंट मेड चेंजेस इन पॉलिसीज एंड रिमूव ट्रेड बैरियर्स। अब इंडिया ने क्या करता है, ट्रेड बैरियर्स हटा देते हैं। ट्रेड बैरियर क्या होते हैं कि एक आप जब कोई आपकी कंट्री के अंदर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है, मतलब कोई गुड्स आ रहे हैं, आप उनके ऊपर टैरिफ लगाते हो। टैरिफ मतलब आप उनके ऊपर जो है टैक्स लगा देते हो। टैक्स क्यों लगाए जाते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट आपकी कंट्री में थोड़ा जो है थोड़ा महंगा हो जाए, जिससे आपकी जो गवर्नमेंट है उसको प्रॉफिट हो। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, एक कोई प्रोडक्ट है ए, ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को आपकी कंट्री भी बेच रही है और दूसरी कंट्री आपकी कंट्री के अंदर वो प्रोडक्ट बेच रही है, ठीक है, सेम है, लेकिन ये जो कंट्री है ये इस प्रोडक्ट को 90 रुपीज का बेच रही है, आप 100 रुपीज का बेच रहे हो। तब इससे क्या हो रहा है, आपकी जो खुद की मार्केट है वो खराब हो रही है, ठीक है, आपकी खुद की मार्केट खराब हो रही है। आपकी खुद की जो मार्केट है, जो यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं उनका जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है वो खराब होता जा रहा है, ठीक है, उनका प्रॉफिट खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे टैक्स लगा दिया जाता है, बेरे लगा दिए जाते हैं, ताकि वो सामान महंगा हो जाए उनका और आपकी कंट्री का सामान ज्यादा बिके, ठीक है। तो यहाँ गवर्नमेंट ने क्या करता है, ये पॉलिसीज लगाई थी। ट्रेड बैरियर्स क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ कंट्रोल्स लगा देती है फॉरेन ट्रेड्स के ऊपर, ठीक है, और ये रेस्ट्रिक्शंस जो है ट्रेड बैरियर्स कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पे टैक्स लगा देते हैं इंपोर्ट्स के ऊपर। All developed countries during the early stages of development have given protection to domestic producers। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात दे रखी है कि जितने भी हमारी जो आज के टाइम पे डेवलप कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या करा था कि जब उनकी डेवलपमेंट हो रही थी, ठीक है, जब वो डेवलपिंग फेज में थे, तो उस टाइम पे उन्होंने अपने जो खुद की मार्केट है, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, उनको बचाने के लिए ट्रेड बैरियर्स का यूज किया था। तो वो इसलिए क्योंकि वो पहले खुद जो है इवॉल्व हो जाए, उसके बाद आगे जाके वो चाहे जिस मर्जी तरीके से ट्रेड करे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में कंपटीशन तो होएगा ही होगा, ठीक है, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे। तो रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। तो ये क्या होता है, अगर आप जो यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स हटा देते हो, अब गवर्नमेंट ने जो ट्रेड बैरियर लगाए थे अगर वो हटा देती है तो ये लिबरलाइजेशन हो जाता है। तो ये लिबरलाइजेशन इन ट्रेड कहा जाता है। जब कंट्रीज है, जैसे अब सपोज करो कि कोई कंट्री है जो अभी डेवलपिंग फेज में भी नहीं है, वो ट्रेड कर रही है किसी दूसरे कंट्री के साथ। अब जो दूसरी कंट्री के साथ जहां पे वो ट्रेड कर रही है, उसने ट्रेड बैरियर लगा रखे हैं, तो बेचारे इस कंट्री को बहुत लॉस होगा ना, क्योंकि अभी तक तो ये डेवलपिंग फेज में भी नहीं है। तो डेवलपिंग फेज के अंदर उसको प्रॉफिट कमाना है, उसको आगे बढ़ना है, डेवलपिंग फेज में भी आना है। तो पहले जिस कंट्री के साथ वो जो ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड बैरियर ना हो, क्यों, ताकि वो इजीली अपने प्रोडक्ट्स को वहां सेल कर सके, प्रॉफिट कमाए और उस लेवल पे आ जाए ताकि वो बाकी कंट्रीज से कंपीट कर सके। ओके, नाउ तो यहाँ पे आपको वही चीजें बता रखी हैं। सो द गवर्नमेंट imposes much less restrictions than before and is therefore said to be more liberal।
ठीक है, तो जितनी पहले वो रेस्ट्रिक्शन लगाते थे उसे बहुत कम कर दिया, तो ये हम कह सकते हैं ज्यादा लिबरल हो रहे हैं। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल पेज, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट्स। तो फॉरेन ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड और इंटर रीजनल ट्रेड। मतलब जो कंट्रीज के बीच में जो हमारी ट्रेडिंग होती है वो हमारी फॉरेन ट्रेड कहलाती है, और जिसको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड या इंटर रीजनल ट्रेड। नाउ फॉरेन ट्रेड हेल्प्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट्स। ये किस किस तरीके से जो मार्केट्स को एक साथ लाने में मदद करता है? तो इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज लाइक बिटवीन द कंट्रीज। कंट्रीज के बीच में वो ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनका एक्सचेंज होना, ठीक है, उनको एक दूसरे के साथ मिलाना, ये सारा इसी का रोल है। नाउ इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ द पीपल, आइडियाज एंड द टेक्नोलॉजी। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने ये बताया था, लोगों का आना जाना, आइडियाज का एक्सचेंज होना और टेक्नोलॉजी का, ये सारा का सारा हमारा ये हेल्प करता है मार्केट्स को एक साथ लाने में। इट गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड लोकल और डोमेस्टिक मार्केट। हमारे इंडिया के अंदर कोई बाहर से आए, उन्होंने हमारे लोकल जो प्रोड्यूसर है उनसे बात करी और उनसे जब सामान खरीदने लग गए, तो क्या हुआ, जो लोकल प्रोड्यूसर है अब उनके लिए ये एक अच्छी बात है ना कि डायरेक्टली जो आपका जहां आप सेल करना चाहते हो वहां पे डायरेक्ट अपना सामान भेजोगे, एज कम्पेयर टू बीच में बहुत सारे लोग होते थे जहां पे आप सेल कर रहे हो फिर वहां से आपके वहां जाएगा, तो आप डायरेक्ट उनसे लिंक करके सामान भेज रहे हो तो आपके लिए बेनिफिट है। देन द लास्ट पॉइंट इज इंक्रीजेस कंपटीशन, ओवरऑल रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन जब बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे, गुड्स जो प्राइस है उसके अंदर कमी कर दोगे। जैसे दो दुकानदार है, अपना माल बेचने के लिए क्या करेंगे वो कि चलो मैं 5 रुपए सस्ता बेच दूंगा उससे, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, प्राइस कम करने से आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। तो फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन द कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट्स इन द डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड ही एक ऐसा जो पार्ट है जिसकी बेसिस से हमारी जो मार्केट्स है वो एक साथ आ रही है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज की, और एक साथ आके काम कर रही है। तो यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक्स का पूरा जो हम कह सकते हैं सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारे वो पॉइंट्स आपको कराए जो सीबीएसई ने अपने साइट्स पे दिए थे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप अगर ये भी करके चले जाओगे तो ये गारंटीड है कि आप बहुत अच्छा जो है स्कोर कर लोगे। अब इसी के साथ मैं आपको एक दूसरी वीडियो दूंगा जहां पे मैं इसमें इकोनॉमिक्स प्लस सिविक्स के जो है क्वेश्चन बताऊंगा जो मस्ट टू डू क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम्स में आने ही आने, बस वो लैंग्वेज चेंज करके दे सकते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं आपके लिए आगे ऐसी बाकी जितने भी हमारे बुक्स हैं उनकी भी वीडियोस लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।